हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपने इनिशिएटिव का पहला वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम यूपी पीसीएस आरओ और पीसीएस प्री के एग्जाम के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जितने भी लोक सेवा आयोग ने जो क्वेश्चंस कराए हैं, उसका हम वीडियो लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज। सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हमारा सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इतिहास से। तो इतिहास में भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। जितने भी लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन हैं आपके, वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, यानी कि जो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन इतिहास भी आपका 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है: प्राक इतिहास, आदि इतिहास और आपका ऐतिहासिक काल। तो सारी की सारी चीजें जितनी भी आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला सवाल है हमारा, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना होता है। देखो, कई बार आपसे क्रम पूछ लिया जाता है, तो कह रहा है कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। ये आपका जो एग्जाम में, कौन से एग्जाम में आया है, यूपी पीसीएस आरओ 2021 का जो मेंस एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो मध्य पाषाणिक स्थल हैं उनका पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है, मेहदा, लेखैया, पैसरा और आपका वीरभानपुर। तो अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो आपको क्रम भी इनका याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखिए, सुमेलन आपके बहुत आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सुमेलित है कि नहीं है या सुमेलित कीजिए। तो आपके पुरातात्विक स्थल हैं और आपकी उनकी वर्तमान स्थिति है कि जो आपके पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं वो किस किस जगह से प्राप्त हुए हैं। जैसे हम बात करें नेवासा की, तो नेवासा जो आपका प्राप्त हुआ है वो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद हम बात करें ईसमपुर की, तो ईसमपुर आपका कर्नाटक में स्थित है। डीडवाना आपकी बात करें डीडवाना की, तो डीडवाना आपका राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम बात करें गुडियाम गुफा, तो गुडियाम गुफा जो है आपकी, वो आपकी तमिलनाडु में स्थित है। तो गुडियाम गुफा कहाँ है आपकी? तमिलनाडु में। तो इस तरीके से आपके मिलान करने के लिए आ जाता है, क्योंकि देखिए ये बुक है तो ये तो आपका जो क्वेश्चन है वो मिलान करके दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा, इसके ऑप्शन मिलेंगे, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, इस तरीके से। तो ये भी आपका यूपी पीसीएस 2023 की प्री परीक्षा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आप देखते रहना किस किस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। यानी कि जो प्राचीन काल था उसमें जो लोगों का या आर्यों का जो खाने पीने का साधन था वो क्या था, वो शिकार करके खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं वो है आपका मेहरगढ़। तो स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? तो ये जो गंगा घाटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी देखिए धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण या साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो मिले हैं आपके लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? वो मिले हैं आपके बागोर से। नेक्स्ट है हमारा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन मध्य पाषाण काल के जो पशुपालन है वो कहां पे मिलता है? आपका लेखनिया में। और ये यूपी पीसीएस प्री 2018 का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं आपके आदमगढ़। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर होगा आपका मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है आपका, मृत्यात्र हित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफकराल से। ये आपका बीईओ एग्जाम 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। तो जो देखिए, सबसे पहले जो प्राचीन काल का मानव था वो शिकार पे आधारित था। मध्य पाषाण काल में भी मानव ने शिकार पे ही आश्रित रहा था, लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल की बात आई तो नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हो गई थी। तो आपसे देखिए पूछा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो आपका जो सही आंसर होगा वो नवपाषाण काल होगा। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम और गुफकराल से। तो जो गर्त निवास हैं, यानी कि गड्ढे वाले निवास, गर्त का मतलब होता है आपका गड्ढा, तो गड्ढे के निवास जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? बुर्जहोम और गुफकराल से। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई
के सर्वप्रथम गर्त निवास जो है या गर्त गृह कहां से प्राप्त हुए थे? तो बुर्ज होम और आपका गुफकराल से। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यह है आपका संगनकल्लू से। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2009 में आया ये। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आप धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके मिले हैं विंध्य क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो मानव के द्वारा जो सबसे पहले अनाज उपयोग में लाया गया था वो कौन सा था? वो था आपका जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो आप जानते हैं भारत के द्वारा ही कपास की खेती सर्वप्रथम की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट है आपका वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान गई मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, तो वृद्ध पाषाण स्मारक जो हैं वो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में आया है। देखो दमदमा में ये एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो मिले हैं वो आपके कहां से मिले हैं? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं यह है आपका लेखैया। नेक्स्ट है भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां से आपके सबसे ज्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, और ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है, आपसे पूछा है दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है जो कि कहां स्थित है? दधेरी आपका पंजाब में स्थित है। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, तो नवदा टोली कहां पे स्थित है? नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र ओशीपी का नामकरण हुआ था, तो ये जो गैरिक मृदभांड पात्र हैं ये आपका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर मेरठ से, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है हस्तिनापुर आपका। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले हैं? आपके अतरंजी खेड़ा से। तो लोह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? आपका अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट है ताम्रसम काल के में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा है कि भाई ताम्राश्म काल में यानी कि ताम्र काल में, तांबे के काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उनकी जो दिशा होती थी वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उसे दफनाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोही युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन के द्वारा। ठीक है, किसने किया था? ये थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूटफूस थे भूगर्भ वैज्ञानिक, तो रॉबर्ट ब्रूसफूट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था एचडी सांकलिया ने, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है उत्खनन करता और उत्खनन भाई किस स्थान का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है। जैसे अगर हम बात करें हड़प्पा सिंधु सभ्यता की, जो अभी आएगा सिंधु सभ्यता हमारा नेक्स्ट ही पॉइंट आ रहा है हमारा, तो उसमें भी अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रमाण मिले हैं, तो उसकी अलग अलग जो खुदाई हुई है उनकी वो किस किस के द्वारा की गई है वो सब डिटेल हम पढ़ेंगे। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए, तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं आपकी मध्य प्रदेश में वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रों के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। तो ये था हमारा कुछ पॉइंट जो कि प्राचीन आपका इतिहास से संबंधित था। भारत की बिल्कुल प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां थी उसके ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट अपना, जो कि होगा सिंधु सभ्यता से। इससे आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, सबसे पहले हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? सिंधु सभ्यता। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ताम्र पाषाण युग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई सही सुमेलन है। देखिए सुमेलन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, यूपीपीसीएस जुडिशियरी का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सही सुमेलन। अब देखो यहाँ पे तो सही सुमेलन है, और ये सुमेलन किसका कराना है? हड़प्पा पुरास्थल का और आपके उनमें पैदा होने वाली फसल। तो अगर हम बात करें चनहुदड़ों से, तो चनहुदड़ों से हमारा जो है सरसों की खेती के प्रमाण मिलते हैं, तो चनहुदड़ों से आपके सरसों की खेती के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से आपके तिल की खेती के मिले हैं। पुंतासी आपका पुरास्थल जो है आपका, उससे आपके कोदो की खेती, और आपके हुलास से धान के प्रमाण वहां पे मिले हैं।
चलिए ये आप ध्यान रखना है, क्योंकि देखो मिलान बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के जो साक्ष्य मिले हैं आपके, वो मिले हैं धोलावीरा से। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा पुरास्थल बनावली स्थित है। तो हड़प्पा पुरास्थल बनावली जो है आपका, वो कहाँ स्थित है? रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है, या मांडा भी कई बार आपका आ जाता है इसमें, मांडा जो है वो उत्तर मांडी, सॉरी मांडा तो आपका महाराष्ट्र में है, मांडी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो नाव के जो मॉडल प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे पूर्वी बिंदु है या पूर्वी जो स्थल है वो आपका आलमगीरपुर है, जो आपके उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है आपका? आलमगीरपुर, जो मेरठ जिले में है उत्तर प्रदेश के। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवताकृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है लोथल से। तो हाथी दांत का जो पैमाना है वो कहां से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, कौन था वो? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सिंधु सभ्यता जो नाम दिया गया था वो किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। सॉरी, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई, क्योंकि देखिए इनकी जो लिपि है, भावचित्रात्मक लिपि है, वो अभी तक पढ़ने में नहीं आई है। तो अभी तक जितने भी इनके सिंधु सभ्यता की जो भी खोज हुई है वो केवल और केवल पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही मान्य हुई हैं। अभी तक इनकी जो लिपि है वो नहीं पढ़ी गई है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आपके आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर, हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल है आपका गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा से। नेक्स्ट आपका, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। कालीबंगा जो है आपका ये राजस्थान में है, और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है। तो सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है आपका? राखी गढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं आपके सिंधु घाटी में। सबसे ज्यादा जो इसके हड़प्पा स्थल है वो आपके कहां पे है? सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से, यानी कि हम आर्य युग से पहले से भी मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है आपकी पुरातात्विक खुदाई। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो सिंधु सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो केवल और केवल पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही मिलती है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। आप जानते हैं ईरानियों का जो धर्म ग्रंथ है वो है जैन अवेस्ता, और जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल्की आकृति बनी है। तो मिट्टी के हल्की आकृति जो मिली है आपकी वो बनावली से प्राप्त हुई है। वह स्थान जहां से शव पेटिका के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जो ताबूत होता है, शव पेटिका जिसमें हम डेड बॉडी को रखते हैं, वो कहां से प्राप्त हुआ है? वो आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट यानी कि बंदरगाह जो है वो कौन से जगह पे था? लोथल में। लोथल आपका कहां है? गुजरात में। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई है। तो सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थलों की जो खोज हुई है स्वतंत्रता के बाद वो हुई है गुजरात में। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। देखिए हमने तीसरा टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं आज की क्लास में। केवल एक ही वीडियो में हम ये 3 टॉपिक कवर कर देंगे, और आज जो है हम एंड करेंगे अपना इसी टॉपिक पे। तो ऋग्वैदिक काल से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं आपके? ऋग्वेद में उल्लिखित दसराज युद्ध लड़ा गया था। तो दसराज युद्ध परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। यूपीपीसीएस असिस्टेंट इंजीनियर 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है आपका। नेक्स्ट है आपका 1028 संस्करण हैं ऋग्वेद में।
अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद को किस नाम से जाना जाता है? अष्टक के नाम से भी जाना। सही सुमेलित है, देखिए इसमें मैंने बताया था सुमेलिन जो है वो सही मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में करना होगा। चलिए क्वेश्चन है, वेद और आपको उनसे संबंधित ब्राह्मण को सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो कौन कौन है? कौशितकी और ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण है, कौशितकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद की बात करें अगर हम, तो यजुर्वेद की जो है शतपथ तैत्रीय ब्राह्मण है, शतपथ और तैत्रीय। सामवेद की बात करें तो सामवेद में पंचविश, षड्विश, अद्भुत तथा जैमिनी ब्राह्मण या प्राप्तन। अथर्ववेद के जो है ब्राह्मण वो होंगे गोपथ। तो आपसे सुमेलित करने आ जाता है कि भाई निम्न को सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट है, निम्न में से एक वेदांग नहीं है। तो देखिए अभी फिलहाल हमारे पास विकल्प तो नहीं है, लेकिन वहां पे 4 विकल्प आपके सामने होंगे और आपसे पूछा गया है कि कौन सा वेदांग नहीं है। आप जानते हैं 6 जो हैं वो आपके वेदांग है। तो यहाँ पे स्मृति जो था वो आपका वेदांग नहीं था। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था। तो भागदु जो अधिकारी था वो किसके लिए था? राजस्व कर जमा करने वाला व्यक्ति। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आयुर्वेद का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे देखा जाता है? वो देखा जाता है आपका ऋग्वेद में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है, महाभारत ग्रंथ का उपनाम जो है वो है आपका सतसहस्त्री संहिता, जय संहिता के नाम से भी इसे जानते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। तो गायत्री मंत्र जो है वो आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। तो ऋग्वेद पे आधारित कौन सा वेद है? सामवेद भी है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। तो ऋग्वेद के काल में जनता किस पर विश्वास करती थी? बलि एवं कर्म। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से। तो सर्वाधिक जो जिक्र ऋग्वेद में हुआ है वो किसका हुआ है? इंद्र का। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट है हमारा, वह वैदिक ग्रंथ जिसने वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में आप जानते हैं 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो यव जो प्रयुक्त हुआ है शब्द वो किसके लिए हुआ है? वो जौ के लिए हुआ है। तो यव शब्द जो है हमारा वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का युद्ध अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था, परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर। परुष्णी को प्राचीन रावी नदी को जो वर्तमान में जिसे हम रावी नदी कहते हैं, प्राचीन काल में उसे परुष्णी के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे मूल्यवान संपत्ति थी वो क्या थी? गाय। गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। और अगर कोई गाय की हत्या कर देता था तो उसे देश से निकालने का प्रावधान भी ऋग्वैदिक काल में था। वैदिक काल में अघन्या माना गया है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो वैदिक काल में अघन्या किसे कहा गया है? गाय को। और अघन्या का मतलब मैंने आपको बताया था कि न मारे जाने योग्य। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो है आपके उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति पर धुर समझा जाता था कुरु और पांचाल। का संबंध किससे है आपका? ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी है। तो सबसे ज्यादा जो जिक्र वैदिक साहित्य में हुआ है वो किसका हुआ है? सिंधु नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। तो देखिए सरस्वती नदी को नदीतमा, देवीतमा और मातेत्मा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? आपसे पूछ लेगा कि भाई ऋग्वेद में मातेत्मा किस नदी को कहा गया है, या ऋग्वेद में देवीतमा किस नदी को कहा गया है, या ऋग्वेद में नदीतमा किस नदी को कहा गया है। तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए कि सरस्वती नदी के और कौन कौन से नाम हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजस्नेयी। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो कौन सी है? वाजस्नेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगन। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से।
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद का जो जिक्र हुआ है वो किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं वो है आपका मैत्रायनी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो भारतीय जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो जिसपे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो हमारा अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो क्वेश्चंस आपके रिपीट भी बहुत होते हैं। देखिए इसलिए प्रीवियस ईयर का महत्व थोड़ा बढ़ जाता है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत रिपीट होते हैं। तो जिंद अवेस्ता का जो संबंध है वो किससे है? ईरान से। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन भारत में निसाका से के नाम से जाने जाते थे। तो निसाका किसे कहा जाता था? प्राचीन भारत में निसाका के नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। सोने के जो आभूषण होते हैं उन्हें प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? निसाका। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई से। एशिया माइनर का बोगज कोई। तो 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का जिक्र हुआ है। वो कहां से प्राप्त हुआ है? आपका बोगज कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है वो आपकी समाज व्यवस्था से है कि किस प्रकार का समाज उस टाइम पे हुआ करता था। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वो है आपका कंठोपनिषद। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुबा क्रमू नदी। तो कुबा और क्रमू नदी जो है ये अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र में हुआ करती थी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। तो जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो सूक्त का मतलब होता है श्लोक, तो ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा श्लोक हैं वो किसको समर्पित हैं? वो इंद्र को समर्पित हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अध्वर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। तो अध्वर्यु कौन होते थे? जो यज्ञ किया करते थे वैदिक काल में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैके। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? आपका मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु, क्योंकि भारत के प्रथम विधि निर्माता मनु ही हैं। तो कोशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। तो रेशम के लिए प्राचीन काल में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कोशेय का। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति या फिर एक कुलीन व्यक्ति। ऋग्वेद है आपका स्त्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इतिहास शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो आपका अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास शब्द का जो उल्लेख है वो आपका अथर्ववेद में है। ऋग्वेदों में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। वैदिक काल हमारा समाप्त हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा या महाजनपदों के उदय एवं मगध साम्राज्य की बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल अपलोड कर देंगे। आप बेल आइकन को दबा लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।